नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। अभी ताज़ा विवाद 69,000 शिक्षक भर्ती का चल रहा है, जिसके संदर्भ में मैंने जो भी ऑथेंटिक जानकारी रहती है समय समय पर मैं आपको देता रहता हूं। और अभी आज के प्रीवियस वीडियो में एसएससी की परीक्षा से संबंधित मैंने बातें बताई कि परीक्षा कैंसिल होने वाली है और उसके साथ पीसीएस 2018 का परिणाम भी आने वाला है 10 से 15 दिनों में। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड कर रहा हूं। अतः आप लोग मेरा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारी ये बातें पहुंच सकें। इसी क्रम में लेखपाल और सुपर टेट का अच्छा बैच चल रहा है और इसकी तैयारी चल रही है। कंटिन्यूअस आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पढ़ाई को अपने जारी रखें। भर्तियां जब भी आएंगी आपको उन्हें पूरा करना ही करना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं। इसी कड़ी में आज जीके जीएस का सेक्शन लेके आया हूँ। ये लेक्चर 6 है हमारा, ठीक है। इसके पहले मैं 5 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। आज 21वां टॉपिक हम लोगों का है पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया था, शक साम्राज्य के बारे में और कुषाण, ठीक है, कि भारत में शकों का कब उदय हुआ, कब कुषाणों का आया, ठीक है, और गुप्त साम्राज्य के बारे में काफ़ी डिटेल से मैंने बताई थी। आज इसी कड़ी में इसके आगे बढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की ओर। चलिए आइए बढ़ते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद देखिए, गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। तो पुष्यभूति वंश के जो शासक थे उन्होंने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। हालांकि आए तो कई लोग, जैसे कि मैत्रक भी आए थे, मौखरी भी आए थे, पुष्यभूति भी आए थे, परवर्ती। तो गुप्त वंश के जब पतन हुआ उसके बाद ये आपके सबसे ज़्यादा पुष्यभूति वंश के शासकों ने राज्य को निर्वहन किया। इसके बाद देखिए, पुष्यभूति वंश के प्रमुख संस्थापक पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित, वर्तमान में ये थानेसर नामक स्थान पर थी। उस समय इनकी जो राजधानी थी वो कुरुक्षेत्र जिले में थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियों को प्राप्त किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा 1 कन्या राजश्री उत्पन्न हुई, ठीक है। इनके 3 बच्चे थे। पहला 2 पुत्र था, एक राजवर्धन और हर्षवर्धन, और 1 कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। राजश्री का जो कन्या थी उसका विवाह ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, ठीक है। मालवा के जो शासक देवगुप्त थे इन्होंने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए, राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। तब इनसे बदला लेने के लिए जो इनके भाई थे वो राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। तो देखिए, सब ने एक दूसरे को एक क्रम से मारा। सबसे पहला आपका
राजश्री का जो विवाह हुआ था वो ग्रहवर्मा के साथ हुआ था, और ग्रहवर्मा को मालवा के शासक देवगुप्त ने मारा और राजश्री को बंदी बनाया। उसके बाद राजश्री के भाई राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु इनके भी दोस्त ने इनको धोखा दिया और शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया गया था। ठीक है, ये शैव धर्म का अनुयायी था। आगे बढ़ते हैं। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ठीक है, राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। ठीक है, हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। आगे है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें कि हर्ष विजयी हुआ। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। जो वेनसांग था वो हर्षवर्धन के ही शासनकाल में भारत में आया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता था। ठीक है, जो उसको यात्री थे वे वेनसांग को राजकुमार कहते थे, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भी भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे और 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उनके दरबार में आए थे। ठीक है, तो इन्होंने 641 में अपने दूत भेजे थे और 643 और 645 में 2 चीनी दूत को बुलवाया था। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध धर्म का बन गया। ठीक है, तो वेनसांग से मिलने के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपनाया और महायान शाखा को इन्होंने राज्याश्रय किया। ठीक है, अगला पॉइंट है, हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। वेनसांग किस समारोह में सम्मिलित हुआ था? छठे समारोह में। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्ष चरित और कादम्बरी की रचना की थी। हर्ष के दरबारी कवि आपके कादम्बरी बाणभट्ट थे, इन्होंने कादम्बरी और बाणभट्ट की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिखे थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना स्वयं हर्ष ने की थी और धावक नामक कवि से हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह तो न तो कट्टर हिंदू था, न ही सारे देश का शासक ही था। अगला पॉइंट है हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजा, स्थानीय, उपरिक और राष्ट्रीय कहलाता था। हर्ष चरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था।
जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ठीक है। और हर्ष के देखिए ये मंत्री परिषद थे, भंडी प्रधान सचिव, सिंहनाथ प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। ठीक है। ग्राम जो थी वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। ठीक है। अगला है, पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट, दंड पासिक और दंड पासिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहस्पतिश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर चरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। ठीक है। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध था। आगे देखिए 22वां टॉपिक है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन थे। सबसे पहले आए पल्लव। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईसा पूर्व में था। इसकी राजधानी कांची, तमिलनाडु में कांचीपुरम में थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरात अर्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रथम शासक, इंपॉर्टेंट शासक देखिए कौन कौन थे। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 680 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 704 से 728 ईसा पूर्वी, नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 795 ईस्वी। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन 879 से 897 ईस्वी तक रहा। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन की रचना की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। आगे देखिए, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं किया गया है। ठीक है। तो महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर में, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। ये सब डायरेक्ट भी पूछे जाते क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वातपीकोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। वातपीकोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था, जिसने राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की थी। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है। इस मंदिर के निर्माण से द्राविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर, कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हुई हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। दशम कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरितम, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने किया था। ये सब मंदिर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई और अल्लावर नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है। इसके बाद आपके राष्ट्रकूट आए। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी में था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मणिकर या
मान्यखेत वर्तमान मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम इस प्रसिद्ध शासक कौन कौन थे? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। ठीक है, ये महत्वपूर्ण शासक थे, इनको याद कर लीजिएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये पूछता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है, तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिएगा आप। पल्लव, पांड्य, केरल और गंग शासकों के संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट किया था। गोविंद थर्ड ने पल्लव, पांडव, केरल और गंग को नष्ट किया था। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेर, गणितसार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के लेखक सक्टायसना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। तो आदि पुराण जिनसेन ने लिखी थी, गणितसार संग्रह महावीराचार्य ने लिखी थी, अमोघ वृत्ति सक्टायना ने लिखी थी। ठीक है, ये लोग अमोघवर्ष के दरबार में रहा करते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड थे और इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। ठीक है, तो शांति पुराण की रचना पूर्ण कवि ने की थी कन्नड़ भाषा के। अगला पॉइंट है, कल्याणी के चालुक्य तैलभ द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गृह मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं जिसमें 1 से 12 तक बौद्धे हैं, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 40 तक जैनों की गुफाएं हैं। 1 से 12 तक बौद्ध हैं, 13 से 29 तक हिंदू हैं और 30 से 40 तक जैन हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इनमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इनमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं जिन्होंने 2 थल और 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा में 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थोबिनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दे दी थी। तो ये थे हमारे राष्ट्रकूट जिनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा। इसके अगले एपिसोड में हम चालुक्य वंश, कल्याणी, चालुक्य वंश वातापी, चालुक्य वंश मेंगी, ठीक है, चोल काल, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यादव वंश, होयसल वंश। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे फटाफट लाइक कीजिए
और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करने का तरीका यही है कि जैसे ही आप वीडियो खोलेंगे आपको राइट साइड में एक रेड बटन दिखेगा, उसको दबाकर उस पर बेल पे जाकर ऑल कर दीजिएगा। सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।